अध्याय 21 परिवर्तन। जल्दी भागो यहाँ से। हालात हाथ से निकलता देख स्वॉर्ड अलायंस के तीनों गुंडे अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ने लगे। जी। लेकिन उनके भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हवा में तैरती वह अजीब सी जहरीली गैस जैसे अपना टारगेट फिक्स कर चुकी थी। वह बिजली की गति से उन तीनों की ओर लपकी। जब उनका सामना उस रूहानी चीज से हुआ तो तीनों ने अपनी लोहे की तलवारें पागलों की तरह हवा में घुमानी शुरू कर दी, पर उस धुएं जैसी गैस पर लोहे का क्या असर होता। अंत में वह गैस उनकी नाक और कानों के जरिए सीधे उनके दिमाग में घुस गई। उसी पल उन तीनों के चेहरे खौफ से विकृत हो गए। उनके हाथों से तलवारें छूट गईं। वे अपना सिर पकड़कर दर्द से तड़पने लगे। विपिन साफ देख सकता था कि उनके चेहरे का रंग सफेद से हरा और फिर बैंगनी पड़ने लगा था। पहले तो वे घुटनों के बल गिरे, फिर जमीन पर मछली की तरह तड़पने लगे। साफ था कि वे किसी असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, लेकिन वह दर्द भरी चीखें बस कुछ पलों के लिए ही थीं। देखते ही देखते उनकी सांसें थम गईं और उनके जिस्म बेजान होकर गिर पड़े। मौत के वक्त उनके चेहरे इतने डरावने लग रहे थे कि कोई कमजोर दिल वाला देख ले तो उसे दौरे पड़ जाए। उनके चेहरे सूज चुके थे, सातों छिद्रों आंख, कान, नाक, मुंह से खून बह रहा था, आंखें कोटरों से बाहर उबल आई थीं और उनके सिर के बाल तक झड़ने लगे थे। ये नज़ारा किसी डरावनी फिल्म के सीन से भी ज्यादा भयानक था। जी। लेकिन विपिन के लिए सबसे डरावनी चीज वह गैस थी। उन तीनों की दर्दनाक मौत के बाद वह गैस उनके दिमागों से बाहर निकली और धीरे धीरे विपिन की ओर बढ़ने लगी। प्लीज मुझे बचाए। खौफ के मारे विपिन ने उस रहस्यमयी बूढ़े की ओर देखा। उसने गौर किया कि वह गैस उस बूढ़े के आसपास भी नहीं फटक रही थी। साफ था कि वे रूहानी ताकतें उस बूढ़े से डरती थीं। वह बूढ़ा विपिन के लिए आखिरी उम्मीद था, लेकिन विपिन की पुकार का उस बूढ़े पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा विपिन की आवाज सुनते ही वह गैस और भी उग्र हो गई और उसने बिजली की फुर्ती से विपिन पर हमला कर दिया। लानत है। हालात बिगड़ते देख विपिन ने पूरी ताकत झोंकी और पागलों की तरह उस बूढ़े की ओर दौड़ा। वह उस बूढ़े को अपनी ढाल बनाकर इस मुसीबत से बचना चाहता था, लेकिन उसने उस जहरीली गैस की रफ्तार को कम आंकने की गलती कर दी थी। अभी वह कुछ ही कदम बढ़ा था कि उसके दिमाग में दर्द की एक ऐसी लहर उठी जैसे कोई आरी से उसकी खोपड़ी चीर रहा हो। कोई चीज उसकी चेतना में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। दर्द पल पल बढ़ता जा रहा था। विपिन को एहसास हो गया कि वह गैस उसके दिमाग के भीतर घुस चुकी है। वह उसके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। विपिन के पास मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा और पहले के उन तीनों गुंडों की तरह ही दर्द से कराहने और इधर उधर लुढ़कने लगा। उस भयावह मंजर को देखकर भी उस रहस्यमयी बूढ़े के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। हालांकि उसके होठों पर सजी वह ठंडी मुस्कान अब गायब हो गई थी और उसकी जगह निराशा ने ले ली थी। लेकिन ठीक उसी समय विपिन के गले से एक भयानक दहाड़ निकली। अचानक उसके सिर के पास से एक सफेद रोशनी का भावर फूटा और तेजी से चारों ओर घूमने लगा। पल भर में कई मीटर के दायरे में मौजूद वह सारी जहरीली गैस धूल और धुएं की तरह उड़ गई। उस दहाड़ के बाद विपिन की बची कुची ताकत भी जवाब दे गई और वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह सफेद रोशनी का भावर अब भी उसे घेर कर घूम रहा था। उस रोशनी की सुरक्षा के कारण वह गैस अब विपिन के करीब आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यहाँ तक कि वे डरावनी आवाजें भी अब डर के मारे दब गई थीं। इस बदलाव को देखकर उस बूढ़े के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक चमक और सुखद आश्चर्य की झलक दिखी। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और हवा में एक अजीब सी लहर उठी। सारी गैस वापस उन सफेद हड्डियों में समा गई। जैसे ही वह गैस गायब हुई, विपिन के चारों ओर का वह रोशनी का घेरा भी धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में वापस समा गया। लगभग 1000 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर मुझे वह मिल ही गया जो मेरा वारिस बन सकता है। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। बूढ़े का शरीर हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे बेहोश विपिन के पास आया। उसने अपनी उंगलियां विपिन के सीने की तरफ की। उसकी उंगलियों से जुगनू जैसी चमकती हुई कुछ चीजें निकली और विपिन के सीने के पार निकल गईं। वे चीजें कपड़ों को बिना छुए सीधे विपिन के शरीर के भीतर समा गईं। उसकी छाती पर कुछ पल के लिए रोशनी के बिंदु चमके और फिर गायब हो गए। वह बूढ़ा तब तक खड़ा रहा जब तक विपिन की छाती से वह रोशनी पूरी तरह गायब नहीं हो गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उस बूढ़े के चारों ओर गहरे हरे रंग का एक भीषण तूफान उठने लगा। उस तूफान में असीम ऊर्जा और एक ऐसा डरावना दबाव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखते ही देखते उसने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया।
अजीब बात यह थी कि वह तूफान ऊपर उठने के बजाय जमीन के अंदर धंसने लगा। अंत में वह मिट्टी की गहराइयों में समा गया और वे हजारों कंकाल भी पलक झपकते ही गायब हो गए। उस तूफान के शांत होने के बाद जंगल बिल्कुल पहले जैसा हो गया। न कोई हड्डी बची, न कोई गैस। रात का सन्नाटा फिर से छा गया। अगर कुछ बचा था तो वह था बेहोश विपिन और स्वॉर्ड अलायंस के उन तीनों मेंबर्स की लाशें। हल्की हवा के झोंके के साथ विपिन को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? विपिन उठकर बैठा और अपने भारी सिर को सहलाते हुए चारों ओर देखा। वहां सब कुछ इतना सामान्य था कि उसे लगा जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा था। नहीं, ये सपना नहीं था। जैसे ही विपिन की नजर उन तीनों लाशों पर पड़ी, वह झटके से खड़ा हो गया। उनकी मौत की वह डरावनी हालत चीख चीख कर कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वह हकीकत थी। ये जगह कितनी डरावनी है। इस दिव्य औषधि पर्वत के बीच में ऐसी रहस्यमयी जगह आखिर आई कहां से? और वह हजार हड्डियों का कब्रिस्तान, वह सब कहां गया? वह बूढ़ा आदमी कौन था? विपिन के दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। जो कुछ भी हुआ था वह उसकी समझ से कोसों दूर था। शशशा। तभी विपिन को पास ही झाड़ियों में कदमों की आहट सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि लोग यहां आ रहे हैं। विपिन ने बिना वक्त गंवाए मुड़कर जंगल की गहराइयों में दौड़ लगा दी। उसे वहां से निकलना ही था क्योंकि वह किसी को यह नहीं बता सकता था कि उन लाशों से उसका क्या लेना देना है। अगर वह लोगों को ये बताता कि वे हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में गए थे और वह अकेला बच गया, तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वह खुद शक के घेरे में आ जाता। जैसे ही विपिन भागने लगा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। उसकी सेंसेस असाधारण रूप से तेज हो गई थीं। हवा से हिलती एक एक घास की सरसराहट उसे साफ महसूस हो रही थी। उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी इतना सेंसिटिव महसूस नहीं हुआ था। क्या मेरा दिमाग इसलिए इतना तेज काम कर रहा है क्योंकि इस पहाड़ में प्राण शक्ति बहुत ज्यादा है? विपिन अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक वह ठिठक गया। उसकी आंखें चमक उठीं और चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसे दूर से ही एक अजीब सी ऊर्जा की हरकत महसूस हुई। हालांकि वह काफी दूर थी, पर विपिन पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि वह एक आकाश आत्मा बूटी थी। अध्याय 22 लड़की और राक्षस के बीच महायुद्ध। क्या मैं ये सब सच में देख पा रहा हूं या बस मेरा वहम है? विपिन सेन दंग था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दूर खड़ी उन जादुई बूटियों की सही लोकेशन और उनकी हलचल को इतनी सटीकता से महसूस कर पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर यह पावर हकीकत है तो इस दिव्य औषधि पर्वत के भीतर वह अब एक ऐसे शिकारी की तरह है जिसे अपने शिकार की हर धड़कन सुनाई दे रही हो। अब वह यहाँ किसी पानी में मछली की तरह एकदम सहज महसूस कर रहा था। वूश। बिना एक पल गंवाए विपिन उस दिशा की ओर लपका जहां से उसे ऊर्जा की थरथराहट महसूस हुई थी। वह इस नई शक्ति को आजमाना चाहता था। जैसे जैसे वह करीब बढ़ रहा था, उसकी खुशी और हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग में उस आकाश आत्मा बूटी की एक एक हरकत साफ हो रही थी। अब कोई शक नहीं रह गया था, यह कोई भ्रम नहीं था। जब विपिन ने एक घनी झाड़ी को पार किया तो उसके सामने एक लाल रंग का अद्भुत पौधा था। यह आकाश आत्मा बूटी थी। यह साधारण भूमि आत्मा बूटी से कहीं ज्यादा चमकदार और ताकतवर थी। इसकी लाल शाखाओं से एक ऐसी चमक निकल रही थी मानो उनमें आग लगी हो। रात के सन्नाटे में वह नजारा जितना खूबसूरत था उतना ही जादुई भी। बच के कहाँ जाएगी छोटी चीज? पूरे दिन तूने मुझे बहुत छकाया है, अब देखते हैं तू मुझसे कैसे बचती है। विपिन रुका नहीं और बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने अपनी प्राण शक्ति को अपने पैरों के तलवों पर फोकस किया, जिससे उसकी रफ्तार पल भर में दोगुनी हो गई। पलक झपकते ही वह उस बूटी के सिर पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही विपिन ने हाथ बढ़ाया, वह आकाश आत्मा बूटी अचानक नजरों से ओझल हो गई। वह गायब हो चुकी थी। गायब होकर भागने का इरादा है? पर तू शायद भूल रही है कि अब मैं सिर्फ आंखों से नहीं देखता। विपिन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वह एक कदम और आगे बढ़ा और हवा में अपना हाथ तेजी से लहराया। अगले ही पल जंगल में एक तीखी चीख गूंजी और वह गायब हुई बूटी विपिन की फौलादी पकड़ में थी। जैसे ही विपिन ने उसे कसकर पकड़ा, उस बूटी की गायब होने की ताकत खत्म हो गई और वह बेतहाशा छटपटाने लगी। उसकी पावर भूमि आत्मा बूटी से कहीं ज्यादा थी, पर विपिन के सामने उसकी एक न चली। आखिरकार उसने दम तोड़ दिया और विपिन की हथेली में महज आधा इंच लंबी एक बेजान लाल बूटी बनकर रह गई। तो ये वाकई सच है। मेरी सेंसेस सच में बदल गई हैं। विपिन ने उस बूटी को अपने बैग में डाल लिया। उसका दिल खुशी से बल्लियां उछल रहा था।
हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह अनोखी शक्ति उसे कहां से और कैसे मिली, पर उसे इस पर पूरा भरोसा हो गया था। जब तक विपिन के दिमाग में एक विचार आया। ये समझना मुश्किल नहीं था कि यह बदलाव कब शुरू हुआ। ये सब उस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान वाली डरावनी घटना के बाद हुआ था। वह रहस्यमयी हरी गैस सीधे उसके दिमाग में घुसी थी। भले ही वह एक जानलेवा हमला था, पर शायद उसी ने विपिन की इंद्रियों को इतना मजबूत बना दिया था कि वह अब अदृश्य चीजों को भी देख सकता था। लगता है आज किस्मत मेहरबान है। एक और शिकार। अचानक उसकी आंखें फिर से चमकीं। एक और आकाश आत्मा बूटी उसकी रेंज में आ चुकी थी। विपिन की इस जबरदस्त ट्रैकिंग पावर के आगे कोई भी बूटी टिक नहीं पा रही थी। भागने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। विपिन पूरी रात नहीं सोया। सुबह होते होते उसने दर्जनों आकाश आत्मा बूटियां इकट्ठी कर ली थीं। अगर किसी को इस खजाने की भनक लग जाती तो अकेडमी में कोहराम मच जाता। यहाँ तक कि लोग उसे लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, क्योंकि इस पहाड़ में शिष्यों के बीच लूटपाट आम बात थी। लेकिन विपिन की यह शक्ति सिर्फ बूटियों तक सीमित नहीं थी। अगर कोई इंसान भी उसके आसपास आता तो वह उसे तुरंत पहचान लेता। इसीलिए कोई उसे चकमा नहीं दे सकता था। अगला दिन भी इसी तरह बीता। जब दूसरी रात हुई तो विपिन का थैला लगभग भर चुका था। उसने अब शिकार रोक दिया और उन बूटियों को रिफाइन करने के लिए एक शांत और गुप्त जगह ढूंढ ली। विपिन की रिफाइनिंग स्पीड गजब की थी। महज 4 घंटों के भीतर उसने आकाश आत्मा बूटियों से भरा पूरा बैग खाली कर दिया और उनकी सारी पावर अपने भीतर समा ली। जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ रही थी, उसके शक्ति कोश में एक नया उबाल आ रहा था। वह बहुत खुश था। हालांकि आकाश आत्मा बूटी, ब्रह्मा आत्मा बूटी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर अगर वह हर रोज इतनी भारी मात्रा में इन्हें रिफाइन करता तो 10 दिनों के भीतर वह अपना ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता था। यही सिलसिला चलता रहा। पहाड़ में प्रवेश करने के 9 दिन बीत चुके थे। अचानक विपिन को अपने शरीर के भीतर एक भयानक बदलाव महसूस हुआ। उसके शक्ति कोश में मौजूद वे 9 बिजली के जानवर एक बार फिर दहाड़े और उनका रूप बदल गया। विपिन ने आखिरकार शारीरिक मंडल के चौथे स्तर की दीवार को तोड़ दिया और वह 5वें स्तर पर पहुंच गया। अब इस ताकत के साथ मैं 6ठे स्तर के योद्धाओं से भी सीधा मुकाबला कर सकता हूं। विपिन खुद हैरान था। उसके भीतर मौजूद उस डिवाइन लाइटनिंग की पावर आम योद्धाओं से कहीं ज्यादा प्रबल थी। खासकर उसकी 3 थंडर स्टाइल्स। अगर वह उनका इस्तेमाल करे तो 6ठे स्तर के एक्सपर्ट्स भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएं। अपने से ऊंचे लेवल के योद्धा को हराना मुमकिन तो था, पर ऐसा सिर्फ वही जीनियस कर पाते थे जिनका नाम इतिहास में लिखा जाता था। और विपिन अब उनमें से एक बन चुका था। पावर बढ़ने के बाद विपिन फिर से शिकार पर निकला। अब सब कुछ और भी आसान था। महज आधे दिन में ही उसका बैग भर गया। उसने अपने राशन वाले बैग को भी खाली किया और उसे बूटियों से भर लिया। पर अब विपिन का मन सिर्फ मध्य घेरे में नहीं लग रहा था। वह आंतरिक घेरे की ओर बढ़ना चाहता था। उसे उन ब्रह्मा आत्मा बूटियों को देखना था जिनके बारे में सुना था कि वे किसी खूंखार राक्षस से कम नहीं होती। यह और अभी वह आंतरिक घेरे में पूरी तरह दाखिल भी नहीं हुआ था कि उसे 2 बहुत ही पावरफुल ऊर्जाएं महसूस हुई। पहली ऊर्जा बहुत ही खूंखार और डरावनी थी। ये लगभग 100 ब्रह्मा आत्मा बूटियों का एक झुंड था। और दूसरी ऊर्जा किसी इंसान की थी जो बहुत ही विशाल थी। वह पक्का शारीरिक मंडल के 7वें स्तर का कोई माहिर योद्धा था। विपिन को समझ आ गया कि वहां भीषण युद्ध चल रहा है। वह इंसान उन बूटियों के जाल में फंस चुका था और उसकी हालत बिगड़ रही थी। इतनी सारी ब्रह्मा आत्मा बूटियों को अकेले चुनौती देने की हिम्मत किसने की? जिज्ञासा के मारे विपिन पेड़ों के बीच से होता हुआ उस तरफ बढ़ा। जब वह झाड़ियों को पार करके सामने आया तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 3 मीटर ऊंचे विशाल पौधे खड़े थे जो बैंगनी कांटों से ढके हुए थे। उनके तने पर डरावने मुंह खुले थे जिनमें नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। वे बूटियां नहीं बल्कि जमीन से उगे किसी राक्षस की तरह लग रहे थे। उनसे निकलने वाला दबाव किसी को भी थर्रा देने के लिए काफी था। पर उन डरावने पौधों से ज्यादा विपिन की नजर उस छोटी सी आकृति पर टिकी थी जो उन 100 राक्षसी पौधों के बीच घिरी हुई थी। वह लड़की जितनी बहादुर थी उतनी ही हसीन भी। उसके लंबे और रेशमी बाल, कोमल चेहरा, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और मौत के सामने भी अडिग रहने वाली उसकी आंखें, इन सब ने विपिन को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। वह विपिन द्वारा देखी गई अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी कम उम्र और उसकी बेमिसाल ताकत ने विपिन को चौंका दिया। नीचे, सावधान हो जाओ! अचानक विपिन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया।
उसकी तेज इंद्रियों ने पकड़ लिया था कि उस लड़की के ठीक पैरों के नीचे एक ब्रह्मा आत्मा बूटी छिपकर वार करने वाली है। क्या उस लड़की ने विपिन को आते हुए नहीं देखा था? इस अचानक आए आवाज को सुनकर वह चौंक गई। उसने बिना सोचे समझे बिजली की फुर्ती से हवा में ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही उसने जमीन छोड़ी, ठीक उसी जगह से एक विशाल ब्रह्मा आत्मा बूटी अपने नुकीले दांत और पंजे खोलकर जमीन से बाहर निकली। अगर विपिन ने समय पर उसे चेतावनी न दी होती तो उस लड़की को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। कृतज्ञता और हैरानी के साथ उसने पलटकर विपिन की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विपिन पर पड़ी, उसका सुंदर चेहरा पल भर के लिए पत्थर सा हो गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विपिन को देखा और चकित होकर बोली, तुम यहाँ? अध्याय 23 10,000 में से एक। क्या तुम मुझे जानती हो? विपिन सेन ने उस हसीन लड़की को बड़े गौर से देखा। ऊपर से नीचे तक 3 बार अच्छी तरह परखने के बाद उसे बस इतना समझ आया कि वह लड़की न केवल बला की खूबसूरत थी, बल्कि उम्र में उससे काफी छोटी भी थी। लड़की की छाती पर लगा वह बैज चीख चीख कर कह रहा था कि वह विंग्स एलायंस की मेंबर है। हालांकि उस लड़की की मौजूदगी ने विपिन को चौंका दिया था, पर वह उसे पहचान नहीं पा रहा था। तुम्हें कौन जानता है? यहां से दफा हो जाओ, ये तुम्हारे जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। लड़की ने विपिन की तरफ एक तिरछी नजर डाली और फिर उन खूंखार ब्रह्मा आत्मा बूटियों के खिलाफ लड़ाई में खुद को झोंक दिया। साफ दिख रहा था कि वह विपिन पर बुरी तरह भड़की हुई है। विपिन को समझ नहीं आया कि वह उस पर इतना गुस्सा क्यों थी, पर उसे यह साफ दिख रहा था कि वह चारों तरफ से उन राक्षसी पौधों से घिर चुकी है। वह भागने की कोशिश तो कर रही थी, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी शारीरिक ताकत खो देगी और उन दरिंदों के हाथों अपनी जान गंवा देगी। एक मर्द होने के नाते विपिन इतनी खूबसूरत लड़की को उन राक्षसों का निवाला बनते कैसे देख सकता था। उसने बिना एक पल गंवाए सीधे मैदान में छलांग लगा दी। पर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। हजारों राक्षसी बूटियों ने उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था और अब वे सीधे उस पर हमला करने लगी थीं। लगता है अब अपनी पूरी पावर दिखानी ही होगी। हालांकि उसकी जान एक धागे पर टिकी थी, पर विपिन ने अब और संयम नहीं बरता। उसके शक्ति कोश में मौजूद ऊर्जा उफान मारने लगी और उसकी नसों में दौड़ने लगी। जैसे ही उसके पैरों ने जमीन को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और उसका पूरा शरीर बिजली की तरह हवा में उछल गया। हवा से नीचे आते वक्त विपिन तेजी से घूमने लगा। एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ और वह किसी इंसानी तलवार की तरह नीचे उन सैकड़ों फूलों के बीच जा धंसा। धड़ाक! जैसे ही वह नीचे उतरा, वे जहरीले फूल बिखर गए। उसके उतरते ही जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसके चारों ओर दरारें पड़ गईं। विपिन ने वहीं एक ब्रह्मा आत्मा बूटी को कुचलकर नष्ट कर दिया और वह उसकी उंगली के बराबर छोटी रह गई। उसने अपनी थरी थंडर स्टाइल्स की पहली 2 तकनीकों का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह सिर्फ एक ब्रह्मा आत्मा बूटी को ही मार सका। यह विपिन के लिए भी काफी चौंकाने वाला था। आखिर यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। उसने सोचा था कि उसके इन हमलों से आसमान कांप जाएगा और धरती सिसकने लगेगी और ढेरों बूटियां एक साथ मर जाएंगी। पर नतीजा उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। ये बूटियां वाकई बहुत मजबूत थीं। विपिन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही वह उतरा, वह तुरंत फिर से हवा में उछल गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कम से कम 3 बूटियों ने पीछे से हमला किया है। मरने का शौक है क्या? उन बूटियों के बदलते पैतरे और पास से आती डरावनी आवाजों को सुनकर वह लड़की समझ गई कि विपिन ने हमला कर दिया है। लेकिन जब उसने विपिन की तरफ देखा तो वह दंग रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि विपिन उन बूटियों की सेना के बीच, जिनसे वह खुद भी खौफ खा रही थी, अपनी मर्जी से यहां वहां घूम सकता है। उन हमलों को देखे बिना भी वह बड़ी सटीक तरीके से उन्हें डॉज कर रहा था और पलटवार कर रहा था। हालांकि वह विपिन की इस तकनीक को पहचान नहीं पा रही थी, पर उसकी पावर देखकर वह इतना समझ गई थी कि यह कम से कम 4th रैंक मार्शल स्किल है। ये लड़का अभी अभी इसने शारीरिक मंडल के 5वें स्तर में कदम रखा है और यह पहले से ही 4th रैंक मार्शल स्किल इस्तेमाल कर सकता है। वह लड़की विपिन के इस कारनामे से बुरी तरह प्रभावित थी। बाईं तरफ, सावधान! विपिन अचानक चिल्लाया। लड़की अभी अवाक ही थी कि उसे विपिन की वार्निंग सुनाई दी। वह झट से घूमी और अपनी हथेली से एक कांटेदार लता को पकड़ लिया। उसने अपनी मुट्ठी के जोर से उस लता को टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उसकी हथेली किसी तलवार की तरह चली और एक ठंडी चमक के साथ उसने उस ब्रह्मा आत्मा बूटी को 2 हिस्सों में काट दिया। उसकी हथेली किसी लोहे की तलवार जैसी घातक थी। बूटी को काटने के बाद वह लड़की और भी हैरान हो गई। विपिन की पीठ उसकी तरफ थी, फिर उसने कैसे देख लिया कि बाईं ओर से हमला हो रहा है।
क्या इसके पास कोई जादुई नजर है? वूश। ठीक उसी समय विपिन बिजली की रफ्तार से उस लड़की के पास से गुजरा। इस वक्त वह पसीने से तरबतर था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी साफ दिख रहे थे। वे बूटियां वाकई बहुत खूंखार थीं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी। हालांकि विपिन के पास जबरदस्त सेंसिंग पावर और शक्तिशाली थरी थंडर स्टाइल्स थीं, फिर भी 5वें स्तर पर होने की वजह से वह थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। देखो, अगर जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, विपिन ने उस लड़की से कहा। मैं और तुम्हारी बात सुनूं, ये तो तुम सपने में ही सोचना। लड़की बुरी तरह चिढ़ गई। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मैं यहां तुम्हें बचाने आया हूं और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। और हाँ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि ये बूटियां थोड़ी अजीब हैं? ये अंधाधुंध हमला नहीं कर रही हैं, बल्कि इनका आपस में मजबूत तालमेल है। अगर तुम इनसे सीधे मुकाबला करोगी तो सिर्फ थककर हार जाओगी। बकवास, मुझे ये सब पहले से पता था। उसने ऊपर से तो ऐसा कहा, पर दिल ही दिल में वह समझ चुकी थी कि विपिन सही कह रहा है। अगर विपिन ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। अपनी ताकत के दम पर इन बूटियों को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं था, पर इस भीड़ के सामने वह बेबस थी। आमने सामने की लड़ाई में जीतने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि उसे लगातार उनके हमलों से बचना पड़ रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, मैं तो यहां से बड़ी आसानी से जिंदा निकल सकता हूं। विपिन ने ठंडी सांस ली और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। अरे रुको! विपिन को जाता देख वह लड़की घबरा गई। उसने विपिन की काबिलियत देख ली थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि विपिन तो भाग निकलेगा पर वह खुद फंस जाएगी। उसने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। चलो, ये हुई न बात। उस लड़की का उतरा हुआ और आज्ञाकारी चेहरा देखकर विपिन मुस्कुराया। विपिन को इतना गर्व करते देख उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह जानती थी कि अगर उसे जिंदा बचना है तो उसे विपिन पर ही निर्भर रहना होगा। उन दोनों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। विपिन उसे गाइड करता रहा और उस लड़की की असली ताकत सामने आई। लगभग 100 ब्रह्मा आत्मा बूटियों को उन दोनों ने महज 1 घंटे में पूरी तरह खत्म कर दिया। भयंकर युद्ध के बाद विपिन ने युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू की। जमीन पर बिखरी उन बूटियों को समेटने में उसका भी पूरा योगदान था। हालांकि मुख्य पावर उस लड़की की थी, पर पूरी रणनीति विपिन की ही थी। क्या इस लड़के ने कोई मिस्टिक टेक्निक सीखी है? विपिन को बड़ी खुशी के साथ बूटियां उठाते देख बगल में बैठी वह लड़की अपनी सांसें संभालते हुए मन ही मन सोचने लगी। शुरुआत में खुद को बचाने के लिए विपिन लगातार 4th रैंक स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये बहुत शक्तिशाली होती है, पर इनमें प्राण शक्ति बहुत ज्यादा खर्च होती है। ज्यादातर लोग अपनी शक्ति खत्म होने से पहले इन्हें कुछ ही बार इस्तेमाल कर पाते हैं। पर इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी विपिन को थकान का नामो निशान तक नहीं था। इसके अलावा 5वें स्तर की शक्ति के साथ 6ठे दर्जे के भयंकर दरिंदे जैसी बूटी को हराना साफ इशारा था कि विपिन के पास कोई खास तकनीक है। ऐसी मिस्टिक टेक्निक्स बहुत दुर्लभ थीं और यहां तक कि नीलनाग अकेडमी के पास भी ऐसी गिनी चुनी तकनीकें ही थीं। ये सिर्फ खास शिष्यों को ही दी जाती थीं। विपिन की इस महारत को देखकर उस लड़की का नजरिया ही बदल गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि विपिन की ऊर्जा इतनी प्रबल क्यों थी। इसका कारण कोई तकनीक नहीं, बल्कि उसके शरीर के भीतर मौजूद वह दिव्य बिजली थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावर तो प्रभावशाली है ही, साथ ही तुम्हारे पास असीमित ऊर्जा भी है। वह लड़की खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर विपिन की तरफ बढ़ी। कौन सी पावर? विपिन ने भोलेपन से पूछा। अब भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आत्मा शक्ति नहीं होती तो तुम उन बूटियों के हमले को इतनी सफाई से कैसे भांप पाते? लड़की ने विपिन को तिरछी नजरों से देखा। तुम मेरी सेंसिंग पावर की बात कर रही हो? विपिन को अब समझ आया कि वह क्या कहना चाह रही है। सेंसिंग पावर? हे भगवान, तुमने इतनी महान आत्मा शक्ति को सेंसिंग पावर कह दिया। तुम सच में एक नंबर के गंवार हो। उस लड़की की नजरें विपिन के लिए और भी तिरस्कारपूर्ण हो गईं। नहीं पता तो नहीं पता, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? क्या तुम्हें पैदा होते ही पता चल गया था कि तुम लड़की हो? विपिन ने ठंडे स्वर में कहा और बूटियां इकट्ठी करना जारी रखा। अरे बाप रे, तुम्हारा गुस्सा तो बहुत जल्दी आता है। वह लड़की मीठी मुस्कान के साथ उसके पास आए और खिलखिलाते हुए बोली, क्या तुम्हें पता भी है कि 10,000 लोगों में से किसी एक के पास भी यह आत्मा शक्ति नहीं होती? अध्याय 24। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? ऐसा लगता है कि तुम वाकई इस आत्मा शक्ति के बारे में कुछ जानते हो। विपिन सेन का दिल एक पल के लिए धड़क उठा।
उसने अभी अभी इस तथाकथित आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया था, इसलिए उसे इसकी गहराई का अंदाजा नहीं था। लेकिन वह ये भी समझ गया था कि जब महक ने कहा कि 10,000 में से एक के पास ही यह पावर होती है, तो यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह साफ था कि महक जैसी टैलेंटेड लड़की के पास भी यह गॉड गिफ्टेड पावर नहीं थी। इसके अलावा विपिन के प्रति उसका व्यवहार जिस तरह अचानक बदला, उससे ये साफ हो गया था कि यह आत्मा शक्ति बहुत ही प्रभावशाली चीज है। बिल्कुल, आत्मा शक्ति कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये सिर्फ पैदाइशी तौर पर मिलती है, इसे कड़ी साधना से हासिल नहीं किया जा सकता। महक ने समझाना शुरू किया। जिनके पास यह आत्मा शक्ति होती है, उन्हें इंसानों के बीच का अजगर कहा जा सकता है। उनकी सीखने की काबिलियत तो गजब की होती ही है, साथ ही उनकी परख भी बेमिसाल होती है। इसीलिए मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें देखकर विंग्स एलायंस में बुलाने का फैसला किया था। तुम्हारी बड़ी बहन? विपिन ने हैरानी से पूछा। ओह, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गई। मेरा नाम महक है और मैं 14 साल की हूँ। और तुम मेरी बड़ी बहन को तो जानते ही होगे, उनका नाम रूही है। तुम एल्डर रूही की बहन हो? विपिन को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके सामने खड़ी ये लड़की जितनी चुलबुली और प्यारी थी, रूही उतनी ही मैच्योर और अट्रैक्टिव थी। हालांकि दोनों ही भला की खूबसूरत थीं, पर उनमें कोई समानता नहीं दिख रही थी। लेकिन जब विपिन ने थोड़ा गौर से महक के चेहरे को देखा, तो उसे लगा कि इसके नैन नक्श कुछ रूही जैसे ही हैं। अभी तो वह बच्ची थी, पर कुछ सालों में वह यकीनन अपनी बहन जैसी ही हसीन हो जाएगी। विपिन को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि उसका रूही से कोई सीधा लेना देना नहीं था, फिर रूही ने उसे विंग्स एलायंस में क्यों खींचवाया? क्या बाहरी परिसर की परीक्षा वाले दिन ही उसकी पावर का खुलासा हो गया था? थोड़ा और सोचने पर उसे लगा कि यह मुमकिन है। आखिर रूही की अपनी पावर असीमित थी और उस मशीनी जाल में कई सीक्रेट सिस्टम लगे थे। वह दूसरे स्टूडेंट्स को तो झांसा दे सकता था, पर एकेडमी के बड़े दिग्गजों की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन था। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बहन ने देख लिया था कि तुम एक हीरा हो, बस वो तुम्हें थोड़ा और तराशना चाहती थी। महक ने आंखों को सिकोड़कर एक बहुत ही प्यारी और मासूम मुस्कान दी। मेरी नज़र में तुम विंग्स एलायंस में शामिल होने के पूरे हकदार हो। एलायंस की मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट करती हूँ। शुरुआत में महक को विपिन बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने विंग्स एलायंस का ऑफर ठुकरा दिया था। वह एकेडमी के इतिहास का पहला ऐसा लड़का था जिसने इतने बड़े गुट को मना किया था। पर अब जब महक को पता चला कि विपिन के पास वह दुर्लभ आत्मा शक्ति है, तो उसका नजरिया बदल गया। वह जानती थी कि जिस लड़के पर रूही की नजर है, वह पक्का फ्यूचर का कोई बड़ा खिलाड़ी बनेगा। वह विपिन को अब हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। महक की वह कातिल मुस्कान देखकर विपिन समझ गया कि वह अपनी खूबसूरती का जाल बिछा रही है। इतनी हसीन लड़की को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, पर विपिन ने खुद को संभाला। उसने पहले तो एक फीकी मुस्कान दी, पर फिर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरा जवाब अब भी वही है, मैं मना करता हूं। तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। विपिन की बात सुनते ही महक का पारा चढ़ गया। उसकी सारी कोमलता गायब हो गई और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए विपिन की तरफ उंगली उठाई। विपिन सेन, तुम खुद को समझते क्या हो? हजारों लोग विंग्स एलायंस में आने के लिए तरसते हैं, पर हम उन्हें घास तक नहीं डालते। आज मैंने खुद तुम्हें इनवाइट किया और तुमने फिर मना कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? सिर्फ आत्मा शक्ति होने से कुछ नहीं होता। आखिर तुम अभी सिर्फ 5वें स्तर पर हो। विंग्स एलायंस के दिग्गजों से तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है। महक के इन तीखे अपशब्दों का विपिन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और जमीन पर बिखरी बूटियां उठाने लगा। अचानक उसकी नजर थोड़े फासले पर पड़ी एक चमकदार चीज पर टिक गई। वह बैंगनी रंग का एक मोती जैसा था, जिसमें से बहुत ही पावरफुल ऊर्जा निकल रही थी। यह क्या चीज है? विपिन ने उस मोती को उठाया और गौर से देखने लगा। वाह, सच में, यह तो एक आध्यात्मिक मन का है। उस बैंगनी मोती को देखते ही महक दौड़कर उसके पास आए और उसकी आंखें चमकने लगीं। क्या तुम इसे पहचानती हो? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, यह एक नायाब चीज है। हजारों ब्रह्म आत्मा बूटियों के बीच कहीं जाकर एक आध्यात्मिक मन का बनता है। इसे रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, इसे बस निगल लो और इसकी सारी पावर सीधे तुम्हारे शक्ति कोष में समा जाएगी। एक मनके की कीमत 100 सोने के सिक्कों के बराबर है। मैं पिछले कई दिनों से आंतरिक घेरे में इसी की तलाश में भटक रही थी। कभी सोचा नहीं था कि जाने से पहले ये मिल जाएगा। मैं कितनी लकी हूँ। महक भावुक हो गई। अच्छा, तो ये वो चीज है जिसे रिफाइन नहीं करना पड़ता। वाकई कमाल का आइटम है।
विपिन मुस्कुराया और उसने उस मोती को अपने बैग के बजाय सीधे अपनी जेब में रख लिया। क्या तुम इसे अपने पास रखोगे? महक गुस्से से चिल्लाए। बिल्कुल, और हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बूटियां दे दूंगा। ये बूटियां तो पहले ही मेरी थीं। मैं तुम्हें आधी देने को तैयार थी, पर तुम इस बेशकीमती मनके की तुलना इन बूटियों से कर रहे हो। ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी। अगर मैं नहीं आता तो अब तक तुम उन बूटियों का डिनर बन चुकी होती। क्या तुम्हें अपनी जान से ज्यादा इस मोती की फिक्र है? महक गुस्से में अपने होंठ चबा रही थी, पर वह बेबस थी। विपिन की हरकतें उसे बहुत चिढ़ा रही थीं, पर उसे विपिन को अपने अलायंस में भी खींचना था, इसलिए उसने कड़वा घूंट पीकर रह जाना ही ठीक समझा। बंटवारे के बाद विपिन के पास कुल 78 बूटियां और वह बैंगनी मोती था। यह एक बहुत बड़ा खजाना था। विपिन ने अपने पास 38 बूटियां रखीं और 40 महक को दे दी। उसे पता था कि उसकी जेब में रखा वह मोती 50 बूटियों से भी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वह फायदे में ही था। महक का इरादा बिल्कुल साफ था। उसने जानबूझकर विपिन के पास ऐसी संख्या छोड़ी जिसे अकेडमी की भाषा में एक तरह का ताना या श्राप माना जाता था। विपिन को उसकी इस बचकानी हरकत पर हंसी आई। श्राप देने के लिए इतनी कीमती बूटियां छोड़ देना सच में एक रईसी वाला काम था। सुनो लड़की, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कहीं मुझ पर फिदा तो नहीं हो गई? बंटवारा खत्म होने के बाद विपिन ने पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला किया। 10 दिन पूरे हो चुके थे और अंधेरा होने से पहले उन्हें सुरक्षित बाहर निकलना था। पर विपिन ने देखा कि महक साए की तरह उसके पीछे पीछे आ रही थी। सच तो ये था कि इतनी हसीन लड़की का साथ होना किसी के लिए भी गर्व की बात होती। पर जैसे जैसे वे बाहर निकल रहे थे, रास्ते में मिलने वाले दूसरे शिष्य विपिन को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। विपिन को लगा कि महक जानबूझकर उसके लिए दुश्मन पैदा कर रही है। हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? महक ने खिलखिलाकर यह बात कही तो विपिन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह हकबका गया। अध्याय 25 गुस्से में महक। विपिन सेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह नन्ही सी लड़की इतनी मासूम दिखने के बावजूद इतनी बेबाक होगी। वह थी तो एक प्यारी सी बच्ची ही, पर उसकी बातें किसी को भी हिला देने के लिए काफी थीं। तुमसे शादी करूं? भला मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? विपिन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने कदम रोके, अपना हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखा और अपनी पारखी नजरों से महक को ऊपर से नीचे तक देखा। वह बड़ी संजीदगी के साथ अपने सामने खड़ी उस सुंदरी का आकलन करने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि महक की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व और उसका कॉन्फिडेंस सचमुच किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी था। तुम्हारी शादी करने की हिम्मत तो है, पर मेरी नहीं। धिक्कार है तुम जैसे गुंडे पर। विपिन की उन शरारती निगाहों के सामने महक बेबस हो गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि विपिन के साथ बेशर्मी में मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। विपिन के चंद शब्दों ने ही उसे बुरी तरह घबरा दिया था। ओह, अगर तुम शादी नहीं कर रही हो तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। विपिन ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, और वह मजे से आगे चल पड़ा। तुम कमीने। महक की गुस्से भरी आवाज उसके पीछे से गूंजी। विपिन से बदला लेने के इरादे से महक ने उसका साथ नहीं छोड़ा और लगातार उसके पीछे पीछे चलती रही। चलते चलते महक की खूबसूरती ने रास्ते में कई दुश्मनों का ध्यान विपिन की ओर खींच लिया। विपिन वाकई महक की इन हरकतों के सामने बेबस था। पावर के मामले में वह महक से काफी पीछे था, और अगर वह महक से ज्यादा ताकतवर होता भी, तो उस नन्ही सुंदरी को भगाने के लिए लड़ाई का सहारा लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो विपिन ने सोचा कि क्यों न इस सिचुएशन का मजा ही लिया जाए। वह कभी महक की खूबसूरती की तारीफ करता तो कभी उसे थोड़ा उकसा देता, जिससे वह गुस्से में लाल पीली हो जाती। वह कभी विपिन का हाथ पकड़कर काट लेती तो कभी उसकी पीठ पर मुक्कों की बरसात कर देती। रास्ते भर विपिन को उसकी मार झेलनी पड़ी। अकेडमी में महक को पहचानने वाले लोग कम थे, पर अपनी खूबसूरती की वजह से वह पूरे परिसर में नंबर 1 मानी जा सकती थी। जब दूसरे नौजवानों ने विपिन जैसे एक साधारण लड़के को महक जैसी लड़की के साथ छेड़खानी करते देखा, तो कई मजनू टाइप के लड़के हीरो बनने और महक को बचाने के लिए आगे आए। पर उन्हें महक की दुआओं के बजाय उसके हाथ पैर ही खाने को मिले। महक ने तो 2 लड़कों की पसलियां तक तोड़ दी। जब उन लोगों ने महक की छाती पर विंग्स एलायंस का बैज देखा तो वे अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से दुम दबाकर भाग निकले। वे दोनों चलते रहे और देखते ही देखते वे सबकी नजरों का केंद्र बन गए। जब वे बाहरी घेरे की ओर बढ़े, जहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी, तो हर कोई उन्हें घूरने लगा।
देखो, क्या वो विपिन सेन नहीं है? लगता है उसके पीछे कोई है। अरे कहीं वो महक तो नहीं? भीड़ में से दो लोग निकलकर सामने आए। वे आर्यन और रणवीर थे। वे दोनों महक के गुस्से से वाकिफ थे और उसे देखते ही वहां से खिसकना चाहते थे। आर्यन, रणवीर, इस बदमाश को रोकने में मेरी मदद करो। जैसे ही महक ने उन्हें पुकारा, उन्हें समझ आ गया कि अब वे बच नहीं सकते। भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? जब बात ऐसी है तो हमारे पास बस यही विकल्प है कि हम इस विपिन को थोड़ा सबक सिखाएं, वरना महक हमें कभी माफ नहीं करेगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और महक के उन पुराने ऑर्डर्स को याद किया। वे गुस्से में अपने दांत पीसने लगे और विपिन को रोकने के लिए उसकी ओर झपटे। विपिन ने उन दोनों को पहले ही देख लिया था। उनके खूंखार चेहरों को देखकर वह समझ गया कि वे उस पर हमला करने वाले हैं। आर्यन और रणवीर बिजली की गति से उसके सामने पहुंचे और एक ने उसके पेट पर मुक्का और दूसरे ने उसके पैर पर जोरदार लात मारी। वे दोनों शारीरिक मंडल के छठे स्तर पर थे। हालांकि वे किसी मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर उनकी ताकत और रफ्तार जबरदस्त थी। अगर कुछ दिन पहले की बात होती तो विपिन के लिए उनका सामना करना नामुमकिन होता, पर अब यह इतना मुश्किल नहीं था। वूश! विपिन पीछे नहीं हटा, इसके बजाय वह आगे बढ़ा। एक पैर जमीन पर मजबूती से जमाकर उसने अपना शरीर अचानक घुमाया और वह हवा की तरह उन दोनों के बीच से निकल गया। ये दबाव, शारीरिक मंडल 5वां स्तर। दोनों भाइयों ने विपिन की ऊर्जा को महसूस किया और दंग रह गए। 5वें स्तर पर रहकर वह उन दोनों के हमलों से कैसे बच गया? ये बात उनकी समझ से कोसों दूर थी। उस पल आर्यन और रणवीर को लगा कि हजारों लोगों के सामने उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। भले ही विपिन टैलेंटेड था, पर वे दोनों भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे। वे एक 5वें स्तर के लड़के को अपने जैसे छठे स्तर के योद्धाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते थे। यही सोचते ही उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी फाइटिंग स्टाइल बदली और एक साथ कई हथेलियां आगे बढ़ा दी। अनगिनत पवन हथेलियां विपिन की ओर उड़ने लगीं। वे वार इतने घने थे कि उनसे बचना लगभग नामुमकिन था। ये दोनों तो सीरियस हो गए। उन दोनों को हाई लेवल पावर का इस्तेमाल करते देख विपिन थोड़ा परेशान हो गया। वह जानता था कि अगर उसने यहां अपनी असली पावर दिखाई तो सबको पता चल जाएगा कि वह कितना खतरनाक हो चुका है। वह अपनी असलियत अभी रिवील नहीं करना चाहता था। कुछ पल सोचने के बाद विपिन ने अपने दांत भींचे और अपने शरीर की सारी ऊर्जा अपनी त्वचा पर प्रवाहित की। वह उन हमलों के बीच जानबूझकर कूद गया। बैंग, बैंग, बैंग! विपिन पर लगातार 3 मुक्के पड़े। उसे अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस हुआ, पर वह जानता था कि उसे कोई गहरी अंदरूनी चोट नहीं आई है। आर्यन और रणवीर ने भी थोड़ा हाथ रोक लिया था क्योंकि वे बस अपना रुतबा बचाना चाहते थे। लेकिन हकीकत का दिखावा करने के लिए विपिन ने खुद को आगे की तरफ फेंका। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने जानबूझकर अपने होठों को काट लिया और मुंह से खून थूक दिया। विपिन को जमीन पर गिरते और खून थूकते देख दोनों भाई बुरी तरह डर गए। वे बस अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, विपिन का खून नहीं। आखिर वे महक के पीछे खड़ी उस बड़ी ताकत को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि वे मन ही मन डरे हुए थे, पर सबके सामने टशन दिखाने के लिए उन्होंने चेहरे पर नफरत के भाव लाए और विपिन की ओर इशारा करते हुए बोले, विपिन सेन। महक को नाराज करने की यही कीमत चुकानी पड़ती है। महक, मैडम सू रू की बहन महक। नाम सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। महक का नाम अकेडमी में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हर कोई जानता था कि वह कितनी प्रभावशाली है। कहा जाता था कि महक असाधारण रूप से खूबसूरत है और वह महज 14 साल की उम्र में ही 7वें स्तर पर थी, इसलिए उसे सीधे आंतरिक परिसर में जगह मिल गई थी। महक की शक्ल और उसके बैच को देखकर भीड़ में जबरदस्त उत्साह भर गया। अरे भाई, ये लड़का तो गया। महक को नाराज करने का मतलब है मौत। सुना है इसका नाम विपिन सेन है। बेचारा, इसे नहीं पता था कि ये किससे उलझ रहा है। सबको लग रहा था कि विपिन का काम तमाम हो चुका है। मैडम सू रू की वजह से आंतरिक परिसर में महक का रुतबा बहुत बड़ा था। जो भी उसे नाराज करता, उसकी शामत आना तय थी। महक तेजी से विपिन के पास पहुंची। जब उसने विपिन को जमीन पर गिरा हुआ और खून उगलते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह अचानक घूमी और उसने आर्यन और रणवीर को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पूरा मैदान सन्न रह गया। महक चिल्लाई, तुम्हें इसे मारने की इजाजत किसने दी? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? अध्याय 26। विपिन सेन एक खतरनाक खिलाड़ी है। अरे, ये क्या हुआ? महक के वे 2 थप्पड़ किसी धमाके से कम नहीं थे। इससे न केवल आर्यन और रणवीर पूरी तरह चकरा गए, बल्कि वहां मौजूद हजारों शिष्य भी दंग रह गए। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया था।
हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। क्या महक विपिन को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी? और क्या ये दोनों भाई महक की मदद नहीं कर रहे थे? ये कैसी सिचुएशन थी कि महक ने अपने ही साथियों को थप्पड़ जड़ दिए? वह जिस तरह से विपिन की फिक्र कर रही थी, उसने सबके होश उड़ा दिए थे। क्या देख रहे हो? देखने लायक कुछ बचा है क्या? अगर और घूरा तो सबकी आंखें निकाल लूंगी। ठीक उसी समय महक अचानक मुड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे की वह मासूमियत अब गायब थी और उसकी आंखों से बिजली की तरह ठंडी किरणें निकल रही थीं। उसका खौफ ऐसा था कि भीड़ झटके से पीछे हट गई। ओह, क्या तुम ठीक हो? भीड़ को अपनी जगह दिखाने के बाद महक दौड़कर विपिन के पास आए। मैं एकदम फिट हूँ, कुछ नहीं हुआ। विपिन खड़ा हुआ और बड़ी सादगी से अपनी उंगलियों से होठों पर लगा खून पोंछा। उसके होठों पर सिर्फ एक छोटा सा काटने का निशान था। तुम कमीने। उसी पल महक को सारा माजरा समझ आ गया। वह लड़ाई की वजह से खून नहीं उगल रहा था, बल्कि वह सिर्फ अपने मजे के लिए नाटक कर रहा था। और उसका अभिनय इतना असली था कि उसने महक को भी झांसे में ले लिया। उस वक्त महक का मन कर रहा था कि वह कूदकर विपिन का चेहरा नोच ले, पर वह उसे अपने पाले में करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया। वह मुड़ी, भाइयों को देखा और कड़क आवाज में बोली, मेरे पीछे आओ। इसके बाद वह तेजी से भीड़ को चीरते हुए बाहर निकल गई। उस पल आर्यन और रणवीर का चेहरा गुस्से से लाल था। चाहे कुछ भी कह लो, वे आंतरिक परिसर के मशहूर चेहरे थे और महक द्वारा हजारों लोगों के सामने मारे गए इन थप्पड़ों ने उनकी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी थीं। लेकिन महक का रुतबा ही ऐसा था और ऊपर से मैडम सुरू का खौफ, वे उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पावर के मामले में भी महक उनसे कहीं आगे थी। आखिर में वे सिर्फ ठंडी आहें भरते हुए आज्ञाकारी चेलों की तरह उसके पीछे चल दिए। एक सुनसान जगह पहुंचकर, जहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था, महक ने राहत की सांस ली और एक भारी चेहरे के साथ कहा, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, पर बात यह है कि विपिन सेन कोई मामूली लड़का नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनके बारे में मुझे अभी पता चला है, इसलिए हम फिलहाल उसे नाराज नहीं कर सकते। महक उन्हें बताना चाहती थी कि विपिन के पास दुर्लभ आत्मा शक्ति है, पर यह सोचते हुए कि यह विपिन का सीक्रेट है, उसने पूरी बात नहीं खोली। महक की बातें सुनकर दोनों भाई गहरे सोच में डूब गए। आखिर इस विपिन में ऐसा क्या था कि महक उस पर इतनी मेहरबान हो रही थी? महक और भाइयों के चले जाने के बाद विपिन भी वहां खड़ा खड़ा बोर होने लगा था। उसने अपने कपड़े झाड़े और भीड़ से निकल गया। वह फालतू का सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। अंकुश भाई, वो देखो। तभी भीड़ में से 10 लोग बाहर निकले। ये अंकुश सेन, अंकित सेन और सेन एलायंस के बाकी मेंबर्स थे। उनके दोनों बैग भरे हुए थे और कहा जा सकता था कि उनकी मेहनत रंग लाई थी, हालांकि वे थैले सिर्फ लो क्वालिटी की भूमि आत्मा बूटी से भरे थे। उन्होंने अभी अभी जो तमाशा हुआ था उसे देखा था और वे बुरी तरह चौंक गए थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि विपिन को विंग्स एलायंस का न्योता मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा कनेक्शन था। तुम सबने वो खबर तो सुनी ही होगी कि इस साल की एंट्रेंस एग्जाम में एक उग्र चरित्र ने अकेले ही 40 खूंखार दरिंदों को मार गिराया था। अंकुश सेन ने गहरी सोच में डूबते हुए अपना मुंह खोला। बिल्कुल, अकेडमी में हर तरफ उसी की चर्चा है। वह इंसान वाकई बहुत खतरनाक रहा होगा, पर उसने खुद को इतनी अच्छी तरह छिपाया है कि कोई नहीं जानता कि वह कौन है। हर कोई उस रहस्यमयी योद्धा की तारीफ कर रहा था। तो अगर विंग्स एलायंस को नए शिष्यों में से किसी को चुनना होता तो तुम्हारे हिसाब से वे किसे चुनते? अंकुश ने एक टेढ़ा सवाल किया। जाहिर है, उसी खूंखार योद्धा को। सबके मन में एक ही जवाब था। क्या आपका मतलब विपिन से है? अचानक किसी को झटका लगा। आखिर विंग्स एलायंस ने इस साल सिर्फ विपिन सेन को ही इनवाइट किया था, लेकिन उनके मन में बसी विपिन की निकम्मी इमेज को उस रिकॉर्ड तोड़ योद्धा से जोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अरे नहीं, विपिन इतना क्रूर और पावरफुल कैसे हो सकता है? किसी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। क्या तुम वाकई विपिन सेन को जानते हो? अकेडमी में आने के बाद से तुमने सिर्फ उसे जलील किया है क्योंकि वह शुरुआत में फेल हो गया था, पर उसकी असली पावर के बारे में आज तक किसने जाना है? अंकुश की बातों ने सबको चुप करा दिया। सच तो ये था कि बचपन से ही वे विपिन को नीचा दिखाते आए थे। वे उसे अपने परिवार का हिस्सा भी नहीं मानते थे। विपिन को अपमानित करने के अलावा उन्होंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं अंकुश भाई की बात से सहमत हूँ। तभी खामोश बैठे अंकित सेन ने आखिरकार जुबान खोली। हम सबने विपिन को बहुत कम आंका और इसी वजह से मेरे भाई आदित्य सेन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी।
मैं तुम सबको वार्निंग देता हूँ, विपिन को फिर कभी नाराज मत करना, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर अंकित वहां से निकल गया। अंकुश और बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि आदित्य सेन जैसा मजबूत लड़का इस दिव्य औषधि शिकार में क्यों नहीं आया। विपिन सेन पहाड़ से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार के चौक पर पहुंच गया। वहां हजारों शिष्यों का जमावड़ा था। हर कोई अपनी जीत और शिकार की कहानियां सुना रहा था। विपिन, एक प्यारी सी आवाज गूंजी और विद्या सेन उसे पास से ही देख रही थी। विद्या के साथ 11 लोग थे, जिनमें ज्यादातर बाहरी थे जो बाद में सेन एलायंस में जुड़े थे। वे लोग विपिन के प्रति बहुत इज्जत दिखा रहे थे। ओह, विपिन का शिकार तो जबरदस्त लग रहा है, दो बोरे भर लाए हो। हाँ भाई, एक अकेला इंसान हम 11 लोगों से ज्यादा सामान कैसे ले आया? कहीं बूटियों की जगह घास तो नहीं भर ली? हाँ हाँ। जैसे ही विपिन करीब पहुंचा, सेन परिवार के 2 चेलों ने उसके थैलों पर तंज कसना शुरू कर दिया। उन्हें जल भूनकर यकीन नहीं हो रहा था कि विपिन उनसे ज्यादा बूटियां ला सकता है। विद्या उन दोनों को डांटना चाहती थी, पर विपिन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विद्या, तुम शारीरिक मंडल के 5वें स्तर के बहुत करीब हो, है ना? इसे अपने छोटे भाई की तरफ से एक तोहफा समझो। विपिन ने अपना हाथ थैले में डाला और मुट्ठी भर भरकर ढेर सारी बूटियां निकाली और विद्या की बाहों में भर दी। विद्या, मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूँ। विद्या इस अचानक हुए हमले से दंग रह गई। जब उसे होश आया तब तक विपिन काफी दूर जा चुका था। उसने देखा कि आसपास के लोग फटी आंखों से उसकी बाहों को देख रहे थे। विद्या ने नीचे देखा और उसकी सांसें थम गईं। उसकी बाहों में 13 लाल रंग की बूटियां थीं। ये कोई साधारण भूमि आत्मा बूटी नहीं थी, ये हाई क्वालिटी की आकाश आत्मा बूटीज थीं। वहां खड़ा कोई भी शख्स अब शांत नहीं रह पा रहा था। हर किसी के दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर विपिन ने सिर्फ तोहफे में इतनी सारी आकाश आत्मा बूटियां दे दी तो उसके उन 2 बड़े थैलों में आखिर भरा क्या होगा। अगर उन्हें पता चल जाता कि विपिन के दूसरे थैले में ब्रह्मा आत्मा बूटियां भरी हुई हैं, तो शायद कई लोग सदमे से ही मर जाते। अध्याय 27 रहस्यमय निशान। विद्या, लगता है इस बार तुम्हारा शिकार काफी जबरदस्त रहा है। अंकुश सेन की आवाज आए और उसका पूरा ग्रुप धीरे धीरे विद्या सेन की तरफ बढ़ा। यह है, तुम लोगों ने आकाश आत्मा बूटियों का शिकार किया है, और वो भी इतनी सारी। जब अंकुश और बाकी लोगों ने विद्या की बाहों में वो 13 चमकती हुई बूटियां देखीं, तो वे पूरी तरह सन रह गए। एक आकाश आत्मा बूटी की कीमत 20 भूमि आत्मा बूटियों के बराबर थी। यानी विद्या की बाहों में मौजूद वे 13 बूटियां अंकुश और उसके पूरे ग्रुप की कुल जमा पूंजी से कहीं ज्यादा कीमती थीं। नहीं, ये हमने नहीं पकड़ी, ये सारी मुझे विपिन ने दी है, विद्या ने बड़े गर्व से कहा और उन बूटियों को अपनी कमर पर लटके बैग में ठूंस लिया। जैसे ही विद्या ने वे बूटियां बैग में रखी, वहां मौजूद लगभग हर शख्स के मुंह में पानी आ गया। खासकर वे 2 लड़के जिन्होंने कुछ देर पहले विपिन का मजाक उड़ाया था, उनकी हालत तो ऐसी थी जैसे वे कहीं जाकर डूब मरना चाहते हों। उनकी हरकतें किसी ऐसे भिखारी जैसी थीं जिसके पास 2 सिक्के हों और वह हजारों सिक्कों के मालिक को अपनी रईसी दिखा रहा हो। ये वाकई मजाकिया और शर्मनाक नजारा था। विद्या, तुम कह रही हो कि ये विपिन ने दी है? क्या इसका मतलब यह है कि? अंकुश और बाकी लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें अचानक विपिन के वे 2 बड़े बैग याद आए जो बूटियों से लबालब भरे हुए थे। अंकुश भैया, विद्या दीदी, बहुत बुरा हुआ। विपिन, वो। तभी हिमानी सेन और उसके साथ के लोग बदहवास भागते हुए वहां पहुंचे। हिमानी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। हिमानी, क्या हुआ? क्या विपिन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? हिमानी की उड़ी हुई रंगत और गगन के पैरों के जख्म देखकर सेन एलायंस के लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि शायद विपिन ने हिमानी और बाकी लोगों को पीटा है। पर जैसे ही हिमानी ने जंगल में हुई उस घटना का जिक्र किया, हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हिमानी की कहानी के मुताबिक उसे बचाने के लिए विपिन शारीरिक मंडल के 5वें स्तर के 3 एक्सपर्ट से भिड़ गया था। उसे बहुत खतरे में होना चाहिए था, और अगर वह मरता नहीं तो कम से कम अपाहिज तो हो ही जाता। पर उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले विपिन को देखा था। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी और वह पूरे जोश में था। वह कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी मौत के मुंह से बाहर निकला है। इसका मतलब क्या था? इसका साफ मतलब था कि विपिन 5वें स्तर के 3 योद्धाओं पर भारी पड़ा था, या कम से कम बिना एक बाल बांका किए वहां से सुरक्षित निकल आया था। विपिन के पास इतनी पावर कहां से आई? वे इस बारे में जितना सोच रहे थे उतना ही खौफ उनके मन में बढ़ता जा रहा था। विद्या, तुम कह रही हो विपिन एकदम ठीक है? हिमानी ने भारी मन से पूछा।
उसे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ हिमानी, विपिन बिल्कुल ठीक है। हम अभी उससे मिले थे, विद्या ने सिर हिलाते हुए कहा। भगवान का शुक्र है, विपिन को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर कलेजे को ठंडक मिली। ओह, हिमानी की खुशी अचानक आंसुओं में बदल गई और वह फूट फूट कर विद्या के गले लग गई। विद्या, मैं गलत थी। हम सब गलत थे, सिर्फ तुम सही थी। विपिन हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारे सेन परिवार का सबसे बहादुर लड़का है। अगर विपिन नहीं होता तो आज मैं। ओह, ये नज़ारा देखकर विद्या को बहुत तसल्ली हुई। उसे लगा कि आखिरकार हिमानी की आंखों से नफरत का पर्दा हट गया है। लगता है हमने विपिन को पहचानने में वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। अंकुश सेन ने एक लंबी आह भरी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। हिमानी की आपबीती सुनने के बाद अब पूरा सेन एलायंस विपिन को एक अलग ही नज़र से देख रहा था। जब सारे शिष्य दिव्य औषधि पर्वत छोड़कर जा चुके थे, तब अकेडमी के एल्डर्स का एक खास ग्रुप पर्वत के मध्य घेरे में जमा हुआ। वहां मैडम सू रू, कौशल भवन के इंचार्ज और कई बड़े अधिकारी खड़े थे। वे पास ही पड़ी स्वॉर्ड अलायंस के उन 3 शिष्यों की लाशों को देख रहे थे। हालांकि वे सब काफी ऊंचे पदों पर थे, पर फिलहाल वे सिर्फ दर्शक बनकर खड़े थे। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन लाशों के पास सफेद चोला पहने एक रहस्यमय शख्स बहुत बारीकी से जांच कर रहा था। नील नाग अकेडमी में उस शख्स का कद इतना बड़ा था कि कोर एल्डर्स भी उसके सामने संभलकर बात करते थे। उस शख्स का सफेद चोला बहुत खास था, उस पर अजीबोगरीब निशान और पैटर्न बने हुए थे। वह चोला काफी ढीला ढाला था, जिसने न केवल उसके कपड़ों को बल्कि उसके चेहरे और पूरे वजूद को छिपा रखा था। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वह फिर से प्रकट हो गया। उस सफेद चोले के भीतर से एक बुजुर्ग और भारी आवाज आए। एल्डर ओझा, आपका मतलब क्या? 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान फिर लौट आया है? मैडम सू रू ने आगे बढ़कर पूछा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तुम आंतरिक परिसर के एल्डर्स अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत लापरवाह हो चुके हो। 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के प्रकट होने के बाद तुम मुझे रिपोर्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस देरी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है? सिर्फ निकम्मों की टोली हो तुम सब। कचरा, तुम जैसे लोगों की जरूरत ही क्या है अकेडमी को? सू रू के सवाल के बदले उस बुजुर्ग ने सबको बुरी तरह फटकारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद हर शख्स उस आदमी का गुस्सा महसूस कर पा रहा था। हम्फ, उस डांट के बाद एल्डर ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। उनका एक सुराग तक पीछे नहीं बचा। उनके जाने के बाद सबकी जान में जान आई। उस शख्स के सामने तो कोई गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ सू रू ही थी जिसने आगे बढ़कर सवाल पूछने की जुर्रत की थी। ये बूढ़ा कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ रहा है। ये कब्रिस्तान तो एक वहम की तरह है, और यहाँ तक कि उसके बिछाए हुए जादुई जाल भी इसे नहीं पकड़ पाए। तो हमें कैसे पता चलता कि यह कब प्रकट होगा? सू रू ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। थोड़ा धीरे बोलो सू रू। हमारी नील नाग अकेडमी के लिए इस शख्स को अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम था। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि अकेडमी के हेड भी उसके सामने झुककर बात करते हैं। हम उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते, एल्डर ओझा ने सू रू को समझाते हुए कहा। उन्हें डर था कि कहीं सू रू उस सफेद चोले वाले एल्डर की बुराई न कर दे। मुझे तो लगता है कि इसका अकेडमी से जुड़ना सिर्फ एक दिखावा है। इसका असली मकसद तो उस कब्रिस्तान का खजाना ढूंढना है, सू रू ने नफरत से कहा। कहते हैं कि वहां बहुत खजाना है, पर यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक जो भी वहां गया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि ये सच है या झूठ। वो जगह अब एक डेंजर स्पॉट बन चुकी है और सब फिक्रमंद हैं। अगर वो एल्डर इस कब्रिस्तान का राज सुलझा देता है तो हमें उसे खजाना देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे तो शक है कि वह इसके लायक है भी या नहीं, सू रू ने अपने होंठ सिकुड़े। बच्ची, थोड़ा कम बोला करो, ओझा अपनी जुबान संभालते हुए बोले। खैर, क्या विंग्स एलायंस ने उस लड़के को न्योता दिया? वह लड़का वाकई मेरा सिरदर्द बना हुआ है। महक ने बताया कि उसने ऑफर ठुकरा दिया है। विपिन का नाम आते ही सू रू ने एक ठंडी आह भरी। अच्छा, ओझा थोड़े हैरान हुए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये लड़का वाकई काफी दिलचस्प है। विपिन सेन अपने कमरे में वापस आ चुका था। सबसे पहले उसने सुकून से नहाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में कदम रखने ही वाला था, विपिन के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। यह क्या है? अपने सीने की तरफ देखते हुए विपिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा खौफ से भर गया था। उसके सीने पर एक अजीब सा पैटर्न उभर आया था। वह अजीब इसलिए था क्योंकि वे निशान अनगिनत छोटे छोटे सिंबल्स प्रतीकों से बने थे।
हर सिंबल जैसे जिंदा था, वे विपिन की खाल के नीचे इधर उधर रेंग रहे थे। ये नज़ारा किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। विपिन ने अपने हाथों से उन निशानों को जोर जोर से रगड़ा और मिटाने की कोशिश की, पर वे निशान गायब नहीं हुए। वे सिंबल्स उसकी त्वचा के नीचे किसी कीड़े की तरह तैर रहे थे और उन्हें साफ करना नामुमकिन था। अपने शरीर पर उन तैरते हुए निशानों को देखकर विपिन को बहुत चिड़चिड़ाहट हुई, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। लगता है उस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान का साया अभी पूरी तरह हटा नहीं है। अचानक विपिन एक फीकी मुस्कान के साथ रिलैक्स हो गया। उसे समझ आ गया कि यह उस कब्रिस्तान की तरफ से उसे मिला एक खौफनाक तोहफा था। अब वह चीज अच्छी थी या बुरी, फिलहाल वह लाचार था। उसने सब कुछ किस्मत पर छोड़ने का फैसला किया। जब वह कुछ कर ही नहीं सकता था, तो उसने सोचना छोड़ दिया। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह पानी में कूदा और अपनी जिंदगी के इस सुकून भरे पल का मजा लेने लगा। अध्याय 28 नजरिए में बदलाव। समय पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते कई दिन गुजर गए। इन कुछ दिनों में विपिन सेन ने अपने कमरे से बाहर कदम तक नहीं रखा। वह अपनी थरी थंडर स्टाइल्स की तीसरी और सबसे घातक शैली का अभ्यास करने के साथ साथ जादुई औषधियों के जरिए अपनी पावर बढ़ा रहा था। कुछ ही दिनों में विपिन एक रईस शिकारी से फिर से खाली हाथ हो गया, क्योंकि उसने सारी बूटियां इस्तेमाल कर ली थीं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका शक्तिकोश अब काफी हद तक भर चुका था। उसके अंदाजे के मुताबिक अगर उसे एक और आध्यात्मिक मन का मिल जाए, तो वह एक बार फिर ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन दिव्य औषधि शिकार साल में सिर्फ एक बार होता था, और वह बैंगनी मन का बहुत ही दुर्लभ चीज थी। अगर महक साथ न होती, तो विपिन को ऐसा खजाना कभी न मिलता। वह जानता था कि दोबारा ऐसी सफलता पाना इतना आसान नहीं होगा। वक्त का पता ही नहीं चला और आखिरकार सेन परिवार के वार्षिक मिलन समारोह का दिन आ गया। उस सुबह 3 जाने पहचाने लोग उससे मिलने आए। विद्या, हिमानी और अंकुश भैया। बाहर उन तीनों को देखकर विपिन थोड़ा चौंक गया। विद्या का आना तो समझ आता था, पर हिमानी और अंकुश सेन का वहां होना उसके लिए अनपेक्षित था। विपिन, समारोह का समय हो गया है, हमारे साथ चलो, हम सब साथ ही घर लौटेंगे, विद्या ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। ओह, विपिन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अंकुश और हिमानी की ओर देखा। विपिन, चलो साथ चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हिमानी ने भी कहा। उसकी आंखों में अब वह नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा अफसोस और ईमानदारी झलक रही थी। विपिन, अतीत में हमारे बीच काफी गलतफहमियां रही हैं, पर आखिरकार हम एक ही खून हैं, एक ही परिवार हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम पुरानी बातों को दिल से नहीं लगाओगे। अंकुश सेन भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आवाज में अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साफ संकेत था। विपिन ने कुछ पल सोचा और फिर शांति से कहा, ठीक है, चलते हैं। विपिन छोटे दिल वाला इंसान नहीं था, वरना वह उस दिन हिमानी की जान कभी नहीं बचाता। वैसे भी उसे घर तो जाना ही था, तो अपने चचेरे भाई बहनों के साथ सफर करना बुरा नहीं था। झुका पहाड़ कस्बा। वे नीलनाग अकेडमी के गेट पर पहुंचे, जहां सेन परिवार के बाकी सदस्य भी विपिन का इंतजार कर रहे थे। विपिन को देखते ही उनकी नजरों में अब वह पुरानी दुश्मनी नहीं थी। इसके बजाय उनके चेहरों पर इज्जत और थोड़ी शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, पर सबको मन ही मन यकीन था कि विपिन ही वह खूंखार योद्धा था जिसने 40 दरिंदों का शिकार किया था। ऊपर से उसे विंग्स एलायंस की महक का भी सपोर्ट हासिल था, तो भला किसकी हिम्मत थी कि वह विपिन को नाराज करे। विपिन ने उनके इस बदले हुए बर्ताव पर ज्यादा गौर नहीं किया। आखिर वह खुद को सेन परिवार का हिस्सा मानता था और अपनों के साथ अच्छे संबंध रखना उसकी भी दिली इच्छा थी। पर वह ये भी जानता था कि उनकी इज्जत का कारण उसकी बढ़ती हुई ताकत थी। दुनिया का यही दस्तूर है, रिश्ते भी अक्सर ताकत की तराजू पर ही तौले जाते हैं। एजोर प्रांत के मध्य क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ था, जिसे झुका पहाड़ कस्बा कहा जाता था। सेन परिवार इस कस्बे का सर्वस्व था और आसपास के मील भर के संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण था। जैसे ही घोड़ों की टापें कस्बे की गलियों में गूंजी, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रभावशाली युवा लड़के लड़कियां अपने घोड़ों से नीचे उतरे। ये विपिन और नीलनाग अकेडमी के बाकी सदस्य थे। देखो, सेन परिवार के युवा उस्ताद लौट आए हैं। अरे, वो बैंगनी वस्त्र, वे तो अकेडमी के आंतरिक परिसर के योद्धा हैं। कमाल है, सेन परिवार के बच्चे वाकई होनहार हैं। सच कहा, मार्शल आर्ट्स में टैलेंट ही सब कुछ है। कस्बे के मुखिया यांग ने अपने पोते पर अपनी सारी दौलत लुटा दी, पर 10 साल बाद भी वह पहले स्तर पर ही अटका है। सेन परिवार की तो बात ही कुछ और है।
शायद ऐसा न हो। मैंने सुना है कि सेन परिवार में एक विपिन नाम का लड़का भी है जो सालों से घर नहीं लौटा क्योंकि वह नाकामयाब था। अरे तुम्हें पूरी खबर नहीं है। विपिन भले ही यहाँ का वारिस कहलाता है पर वह तकनीकी रूप से इस परिवार का हिस्सा नहीं है। उसे युवराज सेन ने गोद लिया था, इसलिए उसका टैलेंट दूसरों जैसा कैसे हो सकता है। चुप रहो, अगर युवराज सेन ने सुन लिया तो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। विपिन और बाकी लोगों के आने से कस्बे में हलचल मच गई थी। जो लोग मार्शल आर्ट्स नहीं जानते थे उनके लिए ये योद्धा किसी सुपरहीरो से कम नहीं थे। परिवार में तकरार। आंगन में प्रवेश करते ही नौकरों ने उन्हें घेर लिया। तभी सेन परिवार की युवा पीढ़ी के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। परिवार के बच्चे अलग अलग अकेडमियों में पढ़ते थे, इसलिए वे ये जानने को बेताब थे कि नीलनाग अकेडमी से लौटने वाले अंकुश और विद्या किस मुकाम पर पहुंचे हैं। अरे क्या यह विपिन सेन नहीं है? आखिरकार तुम आंतरिक परिसर में घुसने में कामयाब हो ही गए। एक चुभने वाली और घमंडी आवाज सुनाई दी। सामने से कई युवक युवतियां आ रहे थे जिनके नेतृत्व में एक लंबा और सुंदर युवक था। उसका नाम था शिखर सेन। वह हजार पवन अकेडमी का छात्र था। इस साल वह 18 साल का हो चुका था और शारीरिक मंडल के 5वें स्तर पर था। वह बचपन से ही विपिन को अपना दुश्मन मानता था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुमने भी 15 साल की उम्र में ही आंतरिक परिसर में एंट्री ली थी, है ना? विपिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हम बिल्कुल सही, पर आंतरिक परिसर में सिर्फ 3 साल बिताने के बाद मैं 5वें स्तर पर पहुंच गया हूं। क्या तुझे लगता है कि तू कभी मेरी बराबरी कर पाएगा? शिखर ने सीना तान कर कहा। विपिन हल्का सा हंसा। 10 साल की उम्र में एडमिशन लिया और 18 साल की उम्र में जाकर मुश्किल से 5वें स्तर तक पहुंच पाए। इतनी सुस्त तरक्की और घमंड इतना ज्यादा। क्या तुम इससे बेहतर नहीं कर सकते थे? तेरी ये हिम्मत, तू मुझे नीचा दिखा रहा है। क्या तू मुझसे दो हाथ करना चाहता है? शिखर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह विपिन को वही मजा चखा देना चाहता था। तुम मुझसे मुकाबला करने की औकात भी नहीं रखते। विपिन ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बिना रुके हवेली के अंदर चला गया। कमीने, इसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ कहाँ से मिली? बेहतर होगा कि वह फैमिली कंपटीशन में हिस्सा न ले, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। शिखर गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। शिखर, मैं तुम्हें एक भाई होने के नाते सलाह दे रहा हूं। विपिन को उकसाने की गलती मत करना। तभी आदित्य और अंकित सेन वहां पहुंचे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं उसे हरा नहीं सकता? शिखर का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी जिद देखकर आदित्य और अंकित ने उस पर ध्यान देना बेकार समझा और अपने कमरों की तरफ चल दिए। ये दोनों काया एक साल में ही इतने डरपोक कैसे हो गए? शिखर ने उन्हें नफरत से देखा। वे दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिखर, बड़े भाई के तौर पर मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि विपिन सेन उतना कमजोर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी तुम्हारी समझ। अंकुश सेन ने शिखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इसके बाद विद्या, हिमानी और बाकी लोगों ने भी शिखर को इशारों इशारों में कड़ी चेतावनी दी। ये लोग क्या नीलनाग अकेडमी में सब पागल हो गए हैं? विद्या की तो छोड़ो, पर अंकुश और बाकी सब इस विपिन से इतना क्यों डर रहे हैं? शिखर हैरान खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। वहां मौजूद बाकी लोग भी उलझन में थे। आखिर ये वही अंकुश और आदित्य थे जो पिछले साल तक विपिन को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अचानक ये सब विपिन के बॉडीगार्ड कैसे बन गए? अध्याय 29 पिता और पुत्र का मिलन। सेन परिवार के एक खास गेस्ट हाउस में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक नौजवान गंभीर बातचीत कर रहे थे। उस नौजवान ने सफेद रंग का मजबूत लिबास पहन रखा था। उसका चेहरा आकर्षक था और उसके पूरे वजूद से एक अलग ही तेज औरत झलक रहा था। वह कोई और नहीं, विपिन सेन का बड़ा भाई विशाल सेन था। वह आर्यावर्त के नंबर 1 स्कूल लिंग्योन अकेडमी का एक टॉप लेवल का छात्र था। जहां तक उस अधेड़ उम्र के शख्स की बात है, वे विशाल और विपिन के पिता युवराज सेन थे। चरमराहत टिल्डर जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी कसकर बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आने की? बाहर निकलो यहां से। युवराज सेन अपने बेटे विशाल से बड़े ही अच्छे मूड में बातें कर रहे थे कि अचानक किसी के बिना परमिशन अंदर घुसने पर वे भड़क गए। उन्होंने गुस्से में मेज पटकी और चिल्लाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरा खुला और एक दुबली पतली पर मजबूत कद काठी वाला लड़का अंदर आया, युवराज सेन का गुस्सा पल भर में हवा हो गया। हे पिताजी, भैया। विपिन सेन ने अपनी गर्दन खुजलाए और शरारती मुस्कान के साथ हॉल में कदम रखा। ये दोनों ही इस दुनिया में उसके सबसे करीबी लोग थे। विपिन, तू है? विपिन को देखते ही विशाल सेन की खुशी का ठिकाना न रहा।
वह दौड़कर विपिन के पास पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। भाई, आखिरकार तू वापस आ गया। मैंने तुझे बहुत याद किया यार। भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। विपिन ने भी विशाल को कसकर गले लगाया। पूरे 5 साल बाद देख रहा हूं तुझे। तू तो काफी लंबा और हैंडसम हो गया है, पहली नजर में तो पहचान ही नहीं पाया, विशाल ने उसे गर्व से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सगे भाई वाली खुशी चमक रही थी। पर अब भी आपसे छोटा ही हूं, विपिन ने हंसते हुए जवाब दिया। अभी तेरी उम्र ही क्या है, कुछ ही सालों में तू मुझसे भी ऊंचा निकल जाएगा, विशाल ने प्यार से विपिन के सिर पर हाथ फेरा। वापस आने पर सबसे पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? युवराज सेन पास आए, उनके चेहरे पर एक पिता वाली असीम ममता झलक रही थी। हालांकि सेन परिवार के बाकी लोग विपिन को अपना नहीं मानते थे, पर युवराज के लिए विपिन सगे बेटे विशाल से कम नहीं था। विपिन के बैंगनी लिबास को देखकर युवराज ने फिर पूछा, तो तुमने नीलनाग अकेडमी के आंतरिक परिसर में एंट्री ले ली है? जी पिताजी, विपिन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शाबाश, मुझे पता था कि मेरा बेटा विपिन इतना भी कमजोर नहीं हो सकता, युवराज सेन खिलखिलाकर हंसे। उनकी हंसी में एक सुकून था जो सालों बाद लौटा था। तीनों ने 5 साल से एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए बातों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। आधा दिन गुजर गया, पर उन्हें खाने पीने की सुध तक नहीं रही। श्री युवराज सेन, मुखिया जी ने आपको और विशाल भैया को तुरंत बुलाया है। दोपहर ढलते ही घर के बाहर से एक आवाज आई। यह आवाज सेन परिवार के एक खास भरोसेमंद मंत्री चीफ झाओ की थी। हालांकि वे परिवार के खून के रिश्ते में नहीं थे, पर उनका रुतबा काफी ऊंचा था। आवाज सुनते ही विपिन, विशाल और युवराज कमरे से बाहर आए। चीफ झाओ, क्या आपको पता है कि अचानक बुलावा क्यों आया है? युवराज ने शिष्टाचार के साथ पूछा। पारिवारिक मिलन समारोह है साहब। परिवार के सभी अहम सदस्य वहां पहुंच चुके हैं, सफेद बालों वाले चीफ झाओ ने मुस्कुराते हुए जानकारी दी। ठीक है विशाल, विपिन, चलो चलते हैं। युवराज ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा और हवेली के मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगे। माफ कीजिएगा युवराज साहब, मुखिया जी ने सिर्फ आपको और विशाल भैया को ही बुलाया है। जैसे ही वे आगे बढ़े, झाओ ने उन्हें टोक दिया। ये क्या बदतमीजी है? विशाल सेन का पारा चढ़ गया। उसे अपने भाई का अपमान बर्दाश्त नहीं था। साहब, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूँ। मुखिया जी ने जो कहा वही आपको बता रहा हूँ, चीफ झाओ ने शांति से जवाब दिया। उस पल युवराज और विशाल दोनों के चेहरे गुस्से और तकलीफ से भर गए। उन्होंने इसे पारिवारिक बैठक कहा, पर विपिन को नहीं बुलाया। इसका साफ मतलब था कि वे अब भी विपिन को परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। पिताजी, भैया, आप दोनों जाइए। दादाजी को नाराज करने का कोई फायदा नहीं है, विपिन ने शांति से कहा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। सेन परिवार में इतने साल जिल्लत झेलने के बाद उसे इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। विपिन को इस हाल में देखकर युवराज का दिल जैसे किसी ने छलनी कर दिया हो। उन्हें महसूस हुआ कि वे एक मजबूत पिता साबित नहीं हो पाए। उन्होंने विपिन के कंधे पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, बेटा, मैं वादा करता हूं कि अगली मीटिंग में तू हमारे साथ जरूर खड़ा होगा। इतना कहकर युवराज और विशाल मीटिंग हॉल की ओर चले गए। शारीरिक मंडल का 9वां स्तर, लेवल 9। विपिन मन ही मन बहुत खुश था। जब उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, तब विपिन ने अपनी सेंसिंग पावर से उनकी ऊर्जा को पढ़ लिया था। विपिन समझ गया था कि सेन परिवार में बुजुर्गों को छोड़कर कोई भी 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसका मतलब था कि युवराज सेन ही परिवार की गद्दी के सबसे मजबूत दावेदार थे। 9वां स्तर, सिर्फ एक कदम और फिर आत्मिक मंडल के दरवाजे खुल जाएंगे। आत्मिक मंडल में योद्धा प्राण शक्ति के बजाय उत्पत्ति शक्ति, ओरिजिन पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। फिलहाल पूरे सेन परिवार में सिर्फ मुखिया युवराज बा ही इस लेवल पर थे। युवराज साहब, अनर्थ हो गया। तभी एक बुजुर्ग की घबराई हुई आवाज गूंजी और एक लंबा चौड़ा आदमी पागलों की तरह अंदर भाग आया। चाचा झांग, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? विपिन ने उस आदमी को पहचान लिया। वह परिवार के वफादार नौकरों में से एक था। क्या आप छोटे उस्ताद विपिन हैं? विपिन को देखकर झांग के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। 5 साल पहले वह एक बच्चा था, पर अब वह एक योद्धा लग रहा था। हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ बताए? छोटे उस्ताद, पहाड़ के पीछे वाली खदान में खूंखार दरिंदे घुस आए हैं, झांग ने हाँफते हुए कहा। क्या? विपिन का माथा ठनका। वह एक पल भी बर्बाद किए बिना बिजली की रफ्तार से पहाड़ की ओर दौड़ा। सेन परिवार की वह खदान उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया थी, पर वहां काम करने वाले मजदूर आम इंसान थे जिन्हें लड़ना नहीं आता था।
अगर खूंखार दरिंदों ने उन पर हमला कर दिया तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। विपिन ये सोचकर ही सिहर उठा। लेकिन जैसे ही विपिन नजरों से ओझल हुआ, चाचा झांग के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। उसकी साजिश कामयाब रही थी। चाचा झांग, कमाल कर दिया आपने। तभी झाड़ियों के पीछे से शिखर सेन बाहर आया और झांग को कुछ चांदी के सिक्के थमाए। हे छोटे उस्ताद, मैं तो बस आपका हुक्म मान रहा था, झांग ने पैसे जेब में रखते हुए कहा। लेकिन शिखर साहब, ये दरिंदे तो पहाड़ की गहराई में रहते थे। आप इन्हें खदान तक कैसे ले आए? यह मेरा सीक्रेट है, शिखर ने घमंड से कहा। मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि इस विपिन की थोड़ी रेपुटेशन मिट्टी में मिला सकूं। देखे तो सही, नील नाग अकेडमी में इसने 5 साल में क्या सीखा है। लेकिन साहब, अगर वो दरिंदे बेकाबू हो गए तो? वहां दरिंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। कहीं मजदूरों के साथ विपिन भी न मारा जाए। झांग को अब थोड़ा डर लगने लगा था। अरे डरता क्यों है? वहां जो सबसे मजबूत जानवर है वह भी रैंक 3 से ऊपर का नहीं है। अगर विपिन उनसे भी नहीं लड़ पाया तो उसका मरना ही बेहतर है, शिखर ने नफरत से कहा। पर शिखर साहब, अगर युवराज साहब को पता चल गया कि इसके पीछे आप हैं तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, झांग ने फिक्र जताई। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं क्या तमाशा चल रहा है। शिखर ने सोचा कि झांग सही कह रहा है। विपिन को सबक सिखाना ठीक था, पर उसे मरवाना जोखिम भरा हो सकता था। जैसे ही शिखर और झांग पहाड़ की ओर बढ़े, खदान के पास पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि विपिन मजदूरों के एक बड़े हुजूम के साथ वापस आ रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि मजदूरों के कंधों पर कुछ विशालकाय जानवरों की लाशें लदी हुई थीं। वे वही खूंखार दरिंदे थे जिन्हें शिखर ने मजदूरों को मारने के लिए भेजा था। अध्याय 30, खूंखार दरिंदे। शिखर भाई, आखिरकार आप भी यहाँ आ गए। खदान के पास मजदूरों के चेहरे पर खौफ और राहत एक साथ दिख रही थी। उन्होंने जैसे ही शिखर सेन को देखा, वे अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे। साहब, वे दरिंदे साक्षात यमराज थे। शुक्र है कि छोटे उस्ताद विपिन सेन सही वक्त पर आ गए, वरना आज इस खदान में हमारी लाशों और बिखरे हुए खून के अलावा कुछ नहीं बचता। इन जानवरों ने तो कोहराम मचा रखा था। शिखर की नजरें मजदूरों की बातों से ज्यादा उन 9 लाशों पर टिकी थी जो जमीन पर बेजान पड़ी थीं। 5 प्रथम श्रेणी के, 3 द्वितीय श्रेणी के और 1 तृतीय श्रेणी का दरिंदा। शिखर के लिए ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थे, पर उसे इस बात का गहरा झटका लगा था कि विपिन ने इन्हें इतनी आसानी से, बिना किसी हथियार के और इतनी बिजली जैसी रफ्तार से कैसे ढेर कर दिया। क्या यह मुमकिन था कि विपिन पहले ही शारीरिक मंडल के चौथे स्तर पर पहुंचा चुका है? पर अगर ऐसा था भी, तो इतनी फुर्ती के साथ अकेले इतने दरिंदों को मारना किसी अजूबे से कम नहीं था। शिखर का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह कल तक कचरा समझ रहा था, वह इतना घातक कैसे हो गया। विपिन सेन ने शिखर की इस उलझन और उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयों को भांप लिया। उसने शिखर की ओर देखते हुए एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें एक तीखा मजाक और चुनौती छिपी थी। शिखर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अनजाने में ही सही, पर मेरा काम आसान कर दिया। विपिन के इन शब्दों ने शिखर के दिल में एक अनजानी सी हलचल और घबराहट पैदा कर दी। वह समझ नहीं पाया कि विपिन उसे थैंक यू क्यों कह रहा है। क्या उसे साजिश का पता चल गया है? बिना कुछ बोले शिखर उलझे हुए और डरे हुए मन से खदान की दूसरी तरफ निकल गया। उधर सोमनाथ काका उन बेजान जानवरों के पास खड़े कांप रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने बरसों से यही सुना था कि विपिन सेन एक निकम्मा योद्धा है जो सालों से दूसरे स्तर पर अटका हुआ है। अगर वह नील नाग अकेडमी के आंतरिक परिसर में घुस भी गया था तो भी इतनी सफाई से इन खूंखार दरिंदों को जड़ से मिटा देना नामुमकिन सा लग रहा था। विपिन ने अपनी मुस्कान समेटी और सोमनाथ की आंखों में सीधे झांका। उसके चेहरे पर अब वह पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि उसकी नजरों में एक बर्फीला इरादा और डराने वाली गहराई झलक रही थी। सोमनाथ काका, आप सालों से सेन परिवार की सेवा में हैं, पर लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपकी वफादारी और अकल दोनों जवाब दे रहे हैं। विपिन का लहजा अचानक भारी और रूह कपा देने वाला हो गया। याद रखिएगा, एक वफादार नौकर वही मांगता है जो उसे मिलना चाहिए, और वही काम करता है जो उसे शोभा दे। जो काम आपको नहीं करने चाहिए, उन्हें न करना ही आपकी सलामती के लिए बेहतर होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विपिन की इस सीधी और जानलेवा वार्निंग ने सोमनाथ का खून सुखा दिया। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और पूरा जिस्म थरथराने लगा। विपिन ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे सोमनाथ और शिखर का ही हाथ था।
उसने मजदूरों की तरफ मुड़कर बेपरवाही से हाथ हिलाया, इन मामूली जानवरों के लिए घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ले जाओ, इनका शिकार करो और मजे से दावत उड़ाओ। मजदूर खुशी से झूम उठे। इन दरिंदों का मांस न केवल लजीज होता था, बल्कि इसे खाने से शरीर में नई ताकत, जोश और फुर्ती आती थी। विपिन की इस दरियादिली ने मजदूरों का दिल जीत लिया था और उनके मन में विपिन के लिए इज्जत अब आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ शिखर सेन पहाड़ के उस गुप्त हिस्से में पहुंचा जहां उसने दरिंदों को पागल करने के लिए जाल बिछाया था। उसने फुर्ती से एक विशाल बरगद के पेड़ पर छलांग लगाए और वहां छुपाया हुआ लकड़ी का डिब्बा नीचे उतारा। गुरुजी सही कहते थे, ये जादुई खुशबू जानवरों को पागल कर देती है। पर उन्हें पहाड़ की गहराई से खींचने के लिए असली चारा तो वह आध्यात्मिक मन का था जो मैंने इसमें रखा था। शिखर ने जैसे ही वह बक्सा खोला, उसके होश उड़ गए। बक्सा खाली था। उसके पिता ने वह कीमती मनका अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर हजारों सोने के सिक्कों में खरीदा था ताकि वे खुद 9वें स्तर में प्रवेश कर सकें। ये कैसे हो सकता है? मनका कहाँ गया? उसे तो कोई जानवर छू भी नहीं सकता था। शिखर पागलों की तरह जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा डर और सदमे से सफेद पड़ गया था। अचानक उसे विपिन का वह शुक्रिया बोलना याद आया और उसे सारा माजरा समझ आ गया कि उसे लूट लिया गया है। उसका चेहरा गुस्से और प्रतिशोध से तमतमा उठा। विपिन सेन, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। तूने मेरे पिता की अमानत पर हाथ डाला है, हमारा हिसाब अब खून से ही पूरा होगा। विपिन अपने कमरे में था और उसके हाथ में वही बैंगनी चमकता हुआ मोती था जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। थैंक यू शिखर भाई, इतनी मेहनत करके ये खजाना मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका आसान रहेगा। आपने तो मेरा ब्रेक थ्रू आसान कर दिया। अब इसकी मदद से मैं 6ठे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। विपिन जानता था कि शिखर को उसकी आत्मा शक्ति का अंदाजा नहीं था। वह जादुई बक्सा जानवरों की नाक को तो झांसा दे सकता था, पर विपिन की जादुई इंद्रियों को नहीं। खदान पहुंचते ही उसने अपनी जादुई पकड़ से उस मनके को ढूंढ लिया था। विपिन ने वह मोती निगल लिया। पेट में जाते ही वह मनका ऊर्जा के एक प्रलयनकारी सैलाब में बदल गया। विपिन के शक्तिकोश ने उसे भूखे शेर की तरह तुरंत सोख लिया। उसके शरीर के भीतर बिजली के कड़कने जैसी आवाजें आई, उसकी हड्डियां चटकने लगीं और उसकी पावर अचानक कई गुना बढ़ गई। शारीरिक मंडल 6ठा स्तर। विपिन ने अपनी आंखें खोली, जिनसे तेज रोशनी निकल रही थी। महज 2 महीनों में दूसरे से 6ठे स्तर तक का सफर, ये वाकई एक चमत्कार था जो इतिहास रचने वाला था। वक्त तेजी से गुजरा और आखिरकार सेन परिवार के मिलन समारोह का गौरवशाली दिन आ गया। ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, बल्कि बाहरी दुनिया के सामने सेन परिवार के दबदबे और ताकत का मुजाहिरा था। झुका पर्वत कस्बा के मार्शल आर्ट मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी, तिल रखने की जगह नहीं थी। शहर के बड़े बड़े रईस, योद्धा और आसपास के इलाकों की नामी हस्तियां भी वहां मौजूद थीं। सबकी निगाहें ऊंचे बने हुए भव्य मंच की ओर थीं। जैसे ही परिवार के मुख्य सदस्य एक एक करके सामने आए, पूरा मैदान तालियों और जयकारों की गूंज से दहल गया। देखो, वे सेन परिवार के असली स्तंभ प्रताप सेन हैं। सबसे आगे एक बुजुर्ग चल रहे थे, जिनकी चाल किसी भूखे शेर जैसी थी और उनकी सफेद भौहों के नीचे से निकलती तेज निगाहें किसी को भी पत्थर बना देने के लिए काफी थीं। प्रताप सेन पूरे परिवार में अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने आत्मिक मंडल में कदम रखा था और उनकी ऑरा पूरे मैदान पर हावी थी। उनके पीछे उनके 6 बेटे मजबूत ढाल की तरह चल रहे थे, जिनमें से हर कोई अगला मुखिया बनने का ख्वाब अपनी आंखों में पाले हुए था। समारोह का सबसे बड़ा रोमांच, सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली थी।